हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लेंट के बारे में, ठीक है? प्लेंट एक प्लेडिंग का एक हिस्सा होता है, जो सिविल केसेस के अंदर हम जो अदालत में पहला डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं या दरख्वास्त लेके जाते हैं या किसी के खिलाफ कोई शिकायत लेके जाते हैं, अपने हक के लिए कोई दावा दायर करते हैं, हम उसको प्लेंट कहते हैं। उसके कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और साथ में आपको उसका एक सैंपल भी दिखाऊँगा कि किस तरह वो डॉक्यूमेंट अदालत में जो है ना पेश किया जाता है और उसका क्या फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले प्लीडिंग की हम बात करें तो प्लीडिंग में 2 चीज़ें आती हैं, एक प्लेंट आता है और उसके बाद रिटन स्टेटमेंट आती है। प्लेंट मतलब क्या है? एक ऐसी दरख़्वास्त होती है, कोई भी शख़्स जिसको कोई प्रॉब्लम हो सिविल नेचर का और उसके साथ कोई हक़ तलफ़ी हो, ठीक है? उसकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्ज़ा किया हो, उसकी गाड़ी को किसी ने नुकसान पहुँचाया हो, मतलब कोई भी ऐसा सिविल केस, तो वो शख़्स जब अदालत में केस लेके जाता है, तो वो एक दरख़्वास्त या एक डॉक्यूमेंट की फ़ॉर्म में एक फ़ॉर्मेट लिख के जाता है। हम उसको बोलते हैं प्लेंट। और यहीं से अदालत को भी पता चलता है कि यार इस बंदे का ये प्रॉब्लम है और जिस शख्स के खिलाफ आपको इश्यू होता है आप उसका भी ज़िक्र उसी में करते हैं। उसके बाद फिर अदालत क्या करती है, उस दूसरे बंदे को बुलाती है जिसके खिलाफ शिकायत दायर की जाती है, जिसको समन किया जाता है। फिर वो अपना जवाब जमा कराता है, अपना वर्ज़न देता है जिसको हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है? तो ये 2 अहम चीज़ें हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर जो सिर्फ़ प्लेंट है ना, जो पहला डॉक्यूमेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो प्लेंट है, एक तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये जनाब सिविल सूट का सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है। सिविल केस शुरू यहीं से होता है। बस ये आपने अपने ज़हन में ये चीज़ बिठा देनी है कि कोई भी सिविल केस प्लेंट से ही शुरू होता है, ठीक है? ये एक किस्म की एप्लीकेशन होती है। कौन दायर करता है? प्लेंटिफ। उस शख्स को प्लेंटिफ बोलते हैं जो प्लेंट दायर करता है। जिसके अंदर वो क्लेम करता है या किसी और शख्स के खिलाफ कोई शिकायत दायर करता है और दावा करता है कि मिसाल के तौर पर सही ये मेरा घर था, इस शख्स ने मेरे घर पे कब्ज़ा कर लिया है, बराए मेहरबानी मुझे जो है ना ये घर वापस कर दिया जाए, ठीक है? और इसके अंदर एक ये भी होता है, फिर वो अदालत से कॉज़ ऑफ एक्शन की बात करता है, अदालत से मुतालबा करता है कि आप ये कार्रवाई करें उस शख्स के खिलाफ, ठीक है? और अपने अपने राइट्स का क्लेम करता है, दावा करता है कि ये मेरा हक था, ये मेरी प्रॉपर्टी थी, ये मेरा रास्ता था, ये मेरी गाड़ी थी, ठीक है ना? ये चीज़ करता है, ठीक है? तो ये पहला स्टेप होता है। एक अदालत से अगर आपको मदद चाहिए, इंसाफ चाहिए, तो सबसे पहले आपको जो सिविल केस के अंदर जो चीज़ दायर करनी पड़ेगी, जो अदालत में जो चीज़ आपको पेश करनी पड़ेगी, सबसे पहले उसको हम प्लेंट बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद इसके हवाले से जो हमारा सीपीसी का जो ऑर्डर 7 है, वो सारा डिटेल में बताता है कि किस तरह फ़ाइल किया जाता है, उसको कब एडमिट किया जाता है, कब उसको रिजेक्ट किया जाता है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ ये जो प्लेंट है, ये जो एक किस्म की दरख़्वास्त ही कहें, ठीक है ना? हम इसको प्लेंट जो कहते हैं, इसके अंदर क्या-क्या फ़ॉर्मेट होता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें आपने लिखनी होती है, मेंशन करनी होती हैं। भई सबसे पहले आपने नेम ऑफ द कोर्ट, आपने अदालत का नाम लिखना होता है। जिस अदालत में आप ये पेश कर रहे हैं, आपने उसका नाम लिखना है, ठीक है? वो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि कौन-सा, ताकि पता चले ना। लेकिन मेक श्योर करना है वो उसी अदालत में आप उस अदालत का नाम लिखना है जो आपके इलाके की हो, जिसमें आप जिसकी जुरिस्डिक्शन हो या ये कह लें, ठीक है ना? ऐसा ना हो कि आपका आपका घर मरी के अंदर है और मरी में ही किसी ने आपके घर पे कब्ज़ा किया है और आप जो है ना, वो जो है ना दरख़्वास्त जाके जो है ना टंडवाल आईआर में जाके दें, ठीक है ना? सिंध के एक शहर टंडवाल आईआर में जाके जमा कराएँ, उसकी कोई छोटी अदालत में दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? दूसरा सूट नंबर, उसके ऊपर सूट नंबर लिखा होगा, ठीक है? वो वैसे आम तौर पे अदालत वाले ही लिखते हैं, ये अदालतों का जो मार्किंग डिपार्टमेंट है उसका काम होता है, लेकिन आपने स्पेस छोड़ देनी होती है। उसके बाद प्लेंटिफ्स डिटेल, यानी आपने अपनी डिटेल लिखनी है। जो प्लेंट दायर कर रहा है उसने अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, ठीक है? और उसके अलावा जिस शख्स के खिलाफ उसको कोई इश्यू है, जो भी है, आपने उसका नाम लिखना है, जो डिफेंडेंट होगा, ठीक है ना? उसकी सारी डिटेल, उसका नाम, उसका एड्रेस, और अगर और कुछ मज़ीद डिटेल चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा फिर आपने बड़ा सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपको पता है ना, जैसे हम दरख़्वास्त लेते हैं कि भाई सब्जेक्ट क्या है, किस नौइयत की है, तो वो आपने सब्जेक्ट लिखना है। अगर आपको आपको यानी कि आपको डिवोर्स चाहिए, आपको खुला चाहिए, तो आप लिखेंगे सब द सूट फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज, ये इस तरह, ठीक है? उसके बाद फिर आपने मेन जो बॉडी होगी उसमें सारी कहानी बतानी है पैराग्राफ वाइज़, और नंबरिंग देनी है, नंबर 1 पैराग्राफ, नंबर 2, नंबर 3, और उसमें सारे फैक्ट्स बताने हैं, ठीक है? और पूरा बताना है कि यार ये इश्यू है, फलाँ-फलाँ ये हुआ। सबसे पहले आप बताएँगे कि आपका इश्यू कब शुरू हुआ, उसकी वजह क्या है और अब आप अदालत से क्या चाहते हैं। उसके बाद कॉज़ ऑफ एक्शन, आपने कॉज़ ऑफ एक्शन के बारे में बताना है कि मेन कॉज़ क्या है, आप अदालत से क्या मुतालबा चाहते हैं, अब आप क्या चाहते हैं, अदालत क्या करे भई आपके कहने पे, अब वो नहीं लिखना है। फिर आपने
अदालत की जुरिस्डिक्शन का भी हवाला देना, लिखना है कि ये जो अब मैं आपके पास जो दरख्वास्त लेके आया हूँ, ये आपने अदालत को ही कहना है कि हुजूर आला, ये मैं आपके पास जो दरख्वास्त लेके आया हूँ, ये जो अपना मसला इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये आपकी जुरिस्डिक्शन में मेरा मसला पड़ता है, ठीक है ना? तो इसीलिए। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने वैल्यू और स्वीट मनी का उसका ज़िक्र करना है, ठीक है? अगर आपको कोई किसी से पैसे चाहिए हैं, किसी ने पैसे आपके खा खा लिए हैं, किसी ने किसी को आपने कर्ज़ लिया तो वो पैसे वापस नहीं कर रहा, या कोई और मामला है, या डैमेजेस क्लेम करने हैं, किसी ने गाड़ी को नुकसान पहुँचा, अब आपको उससे कितने पैसे चाहिए, वो क्लेम आपने लिखना है पैसों के बारे में। उसके बाद फिर अदालत की जो फ़ीस होती है उसको भी आपने भाई स्पेसिफ़ाई करना है। उसके बाद फिर आखिर में क्या होगा, जो प्लेंटिफ़ है वो वेरीफ़ाई करेगा ओथ के ऊपर, ठीक है? और वो ओथ के ऊपर वेरीफ़ाई करेगा, साथ में फिर जो उसका जो वकील होगा वो भी वेरीफ़ाई करेगा और प्लेंटिफ़ को ऑथेंटिकेट करेगा कि ठीक है जी, ये मेरा प्लेंटिफ़ है। उस दोनों प्लेंटिफ़ के भी सिग्नेचर होंगे और वकील के भी सिग्नेचर होंगे। तो भाई ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेट होता है प्लेंट का, ठीक है ना? अब मैं आपको इसका एक सैंपल दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब सैंपल में जो दिखा रहा हूँ ना, तो उसमें कुछ नाम लोगों के लिखे हुए हैं, कुछ प्लेंटिफ के नाम हैं, तो आपने पीछे ना पड़ जाना है मेरे के, सर ये देखें आपने उनको ब्लर क्यों नहीं किया? भाई ये सारे फर्जी नाम हैं, ठीक है ना? तो इससे कोई किसी की कोई प्राइवेसी जो है ना वो इन्फ्रिंज नहीं होती। हौसला रखें, ईज़ी रहें, ठीक है? मैं आपको सिर्फ़ समझाने के लिए एक दरख़्वास्त दिखा रहा हूँ, तो वो अब किस तरह का प्लेंट होता है। दोस्तों ये होता है भाई, ये देखें मैंने अभी ये डब्बे बना लिए, ये वैसे अब डब्बे नहीं होते ये, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए रेड कलर के और ब्लू कलर के डब्बे मेंशन किए ताकि आपको पता चले कि क्या-क्या चीज़ है। अब सबसे पहले आपने क्या लिखना है, अदालत का नाम, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल सिविल जज या फैमिली जज लाहौर, ठीक है? उसके बाद प्लेंटिफ का नाम है शबाना अजमल, डॉटर ऑफ मोहम्मद अजमल, फलां-फलां, रेज़िडेंट लाहौर की। अपने उसने पूरा एड्रेस लिखा है, नीचे प्लेंटिफ लिखा हुआ है, वर्सेस फिर उसने डिफेंडेंट का डिटेल दिया है, मोहम्मद मोहसिन सन ऑफ शहबाज हुसैन, रेज़िडेंट एड्रेस पूरा, और नीचे आपने सब्जेक्ट लिखा है सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, और उसके बाद फिर उसने जनाब पूरी की पूरी जो है ना फैक्ट्स बताए, और लिखा है रेस्पेक्टफुली शूट, ठीक है? शूट का मतलब होता है इल्तिजा करना, ठीक है? ये एक आर्किक वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का, बहुत पुराना, और अभी अभी तक हमारे यहाँ अदालत में चल रहा है। पता नहीं क्यों मुझे आज तक इसकी समझ नहीं इस वर्ड की। हालाँकि ये इतना पुराना है कि भाई ये आज तक कभी कहीं पे भी यूज़ नहीं होता, सिर्फ़ ये अदालत में यूज़ होता है। बस वो ज़रा ना इल्तिजा शो करने के लिए कि भाई हम हाथ जोड़ के आपकी अदालत में हैं, बराए मेहरबानी हमारा मामला ये करें। अच्छा, अब उसके बाद ना ये पैराग्राफ हैं पूरे के पूरे, क्योंकि मैंने इसको ना ज़रा, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर ये आ नहीं रहे थे, तो इसको ना मैंने तोड़ दिया है, ठीक है यहाँ पे। अच्छा जी, तो सबसे पहले पैराग्राफ में वो बता रही है, जो खातून है शबाना अजमल, ठीक है, वो प्लेंटिफ है, वो कहती है कि मेरी जो है ना डिफेंडेंट के साथ शादी हुई थी 10 जून 2010 को, 50,000 का मैंने हक मोहर दिया था, हमारी शादी हो चुकी है लेकिन हमारा अभी तक कोई यानी कि बच्चा नहीं है। उसके बाद तीसरा और चौथा पैराग्राफ के अंदर वो लिख रही है कि जनाब जब से मैंने शादी की तब से मेरे हालात अच्छे नहीं चल रहे, मेरा जो शख्स है वो मेरे साथ सही तरह बर्ताव नहीं करता, जो डिफेंडेंट है उसका जो बर्ताव मेरे साथ सलूक नहीं है, मुझे मारता है, पीटता है, मुझ पे तशद्दुद करता है, मुझे बुरा भला कहता है, ठीक है? और ये तो डेली रूटीन है, लेकिन इन 5 तारीख को जो है ना, 5 तारीख 9वाँ महीना था 2014 को, उसने इतना मुझे मारा, इतना पीटा कि मैं घर छोड़ के वापस अपने माँ-बाप के पास आ गई। अब ये हैबिचुअली ये काम कर रहा है। ऊपर से 7वें पैराग्राफ में ये लिखा है कि ये बंदा जो है ना नशा-वशा भी, नशेई भी है, नशा भी करता है, साथ में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, हाँ, कोई जो है ना क्राइम भी करता है। तो ये साथ में लिखा हुआ है। फिर 8वें में लिखा हुआ है कि जनाब अब जो है ना मैं इसके साथ रह ही नहीं सकती और वो मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, ठीक है? और इसका एटीट्यूड बस बिल्कुल सही नहीं है, और मैंने उसके साथ जो शादी की थी वो बिल्कुल एक हमारी कानूनी शादी थी, तो मेरे पास हक़ है कि मैं खुला ले सकती हूँ। उसके बाद फिर वो जो है ना कॉज़ ऑफ एक्शन की बात करती है, ठीक है ना? मेरी इतनी शादी हुई, अब मेरी शादी ख़त्म भी हो सकती है, तो मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। तो उसके बाद फिर वो लिखती है 11 पैराग्राफ के अंदर कि जो प्लेंटिफ है ना वो भी लाहौर में रहती हूँ, और ये अदालत की जुरिस्डिक्शन है कि मेरे मामले को सुने, और अदालत की जो फ़ीस है उसका ज़िक्र करती है 12 नंबर पैराग्राफ के अंदर। तो आखिर में वो लिखती है प्रेयर। अब ये जो प्रेयर वाला जो होता है ना पैराग्राफ, ये एक्चुअली मेन होता है कि अब आप अदालत से चाहते क्या हैं? उसमें वो ये लिखती है कि भाई जितने भी मैंने सर आपको फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस बता दिए हैं ना, ये सारे जो है ना मेरी इल्म के मुताबिक बिल्कुल सही हैं, दुरुस्त हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मैं डिफेंडेंट के खिलाफ क्या, मैं वो कहती है मैं डिफेंडेंट के खिलाफ एक अदालती फ़ैसला चाहती हूँ। क्या उसमें क्या फ़ैसला चाहती हैं? वो कहती हैं एक तो डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी एक तो जो है ना शादी का जो ख़त्म करने की जो ख़त्म की जाए उसके हवाले से एक फ़ैसला दिया जाए, ठीक है? और मेरे हक़ में दिया जाए, और डिफेंडेंट के जो है ना अगेंस्ट दिया जाए, और साथ में पैसे भी लगा दिए जाए, और इसके अलावा एनी अदर रिलीफ which this honorable court deem fits and proper in the circumstances of the case may also be awarded in favor of the plaintiff। और इसके अलावा अदालत अगर जो बेहतर समझती है मेरे हक में जो बेहतर हो वो भी दे सकती है, कोई फैसला
दे सकती है, व्हाटएवर कुछ भी उसको लगता है। उसके बाद ये प्लेंटिफ का नीचे नाम आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये वेरिफिकेशन का पैराग्राफ आएगा, वेरिफिकेशन का भी आ जाएगा। उसके बाद उसके डॉक्टर उसके प्लेंटिफ का जो प्लेंटिफ आ गई, ठीक है, उसका नाम और थ्रू उसके वकील का नाम। और वकील का नाम क्या है? शाहरुख खान। ओए लाहौर में भाईजान शाहरुख खान है वकील। खैर ये फर्जी नाम है, किसी और बंदे का नाम था, वो मैंने एडिट करके शाहरुख खान लगा दिया। एडवोकेट हाई कोर्ट सिविल कोर्ट्स लाहौर ये वगैरह, ठीक है। उसके बाद बस भाई यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लग जाएगा, सिग्नेचर और तारीख शारीख लग जाएगी। तो यार ये एक सिंपल, अब ये ना मैंने इसको तोड़ा है, ठीक है ना, इसलिए आपको ये अजीब लग रहा है, लेकिन अगर आप इन सबको जोड़ोगे ना, दो तीन पेज बन जाएंगे। तो ये पैराग्राफ हम लिखते हैं भाई, ये प्लेंटिफ होते हैं, ये प्लेंट होता है भाईजान, बस सिंपल। इसमें इतनी ओके इंग्लिश है, सिंपल कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अदालत का नाम लिखना है, उसके बाद अपनी प्लेंटिफ आपने बताना है, उसके बाद डिफेंडेंट बताना है, उसके बाद सब्जेक्ट बताना है, उसके बाद जो फैक्ट्स हैं वो सारा पैराग्राफ वाइज बताने हैं। आखिर में प्रेयर लिखनी है। प्रेयर का मतलब होता है इल्तिजा करना, यहाँ पे वो नहीं कि दुआ करना, ठीक है, नमाज नहीं पढ़ रहे आप यहाँ पे। प्रेयर का यहाँ पे इंग्लिश में वर्ड है कि भाई हम इल्तिजा करें, मैं आपसे एक चाहता क्या हूँ, ठीक है ना। तो उसमें आपने वो लिखा कि ये मेरे खिलाफ, मेरे हक में फैसला दिया जाए, डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन मैरिज जारी की जाए, ठीक है, और उसके खिलाफ, उस बंदे के खिलाफ ये फैसला दिया जाए। और अगर और अदालत बेदर समझे वो, उसके बाद प्लेंटिफ का नाम आ जाएगा, वेरिफिकेशन आ जाएंगे, एंड दैट्स इट। और उसके बाद ही ये प्लेंट आपकी अदालत में दायर हो जाएगी। अच्छा, ये जो फॉर्मेट मैंने आपको जो सैंपल दिया है ना यार, ये एक जनरल मैंने सैंपल दिया, ठीक है ना। किन अदालतों में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, एक आधी चीज़ें ऊपर नीचे होती है बाज़ औक़ात, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, वैसे आमतौर पे यही होता है, बुनियादी स्ट्रक्चर इसका यही है। लेकिन जैसे सिंध हाई कोर्ट है या सिंध के अंदर कुछ थोड़ा सा बाज़ों का चेंज आ जाता है नाम, ये तो थोड़ा मतलब लिटिल बिट ऊँच नीच हो सकती है, तो आपने उसको इग्नोर करना है, क्योंकि हम पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको वो वैसे तो नहीं बता रहा, लेकिन जिस दिन मैंने प्रॉपर आपको जो बाद में हम इंशाल्लाह इन सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल वकालत के लिए, तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर में क्या फॉर्मेट चलता है, सिंध में क्या फॉर्मेट चलता है, बलूचिस्तान में क्या फॉर्मेट चलता है, केपी में क्या फॉर्मेट चलता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। अभी ये सिर्फ एग्जाम पे, अपने एग्जाम के लिए, पेपर के लिए मैंने आपको ये सैंपल दे दिया है, ठीक है जी। सो ये हमारा भी सवाल हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब इसका दूसरा जो हिस्सा है ना प्लेडिंग का, वो है रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं असल में इनको ना बहुत आसान करके बता रहा हूँ, ठीक है। मजीद चीज़ें आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास गाइड्स नोट्स वगैरह अवेलेबल होंगे, उनसे ऐड कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि यार ये आपका क्वेश्चन जो है ना वो समझिएगा थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए, आप रिलैक्स हो जाए, ईजी हो जाएंगे। अच्छा यार ये चीज़ें, बाकी मिर्च मसाला आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं भाई, इसके ऊपर कोई कदगन नहीं है। मेरे ये नोट्स जो है या जो चीज़ मैं आपको बता रहा होता हूँ कि ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं होता, ये सिर्फ मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूँ ताकि आपके पेपरों में थोड़ी आसानी हो जाए और थोड़ा बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। क्योंकि हमें पता है ना, हमने सारा साल पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं की हुई थी, तो मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि भाई एक दफ़ा आपको पता चल जाए कि भाई ये इस बला का नाम क्या है, इसमें होता क्या है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर।